हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम पॉलिटी एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर लिया। 7 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी और 6 क्लास जियोग्राफी एनसीईआरटी हमारी स्टार्ट है अभी। लगभग एक क्लास उसका हिस्ट्री 7 क्लास के 2 क्लास हो चुके, जियोग्राफी का 1 क्लास हो चुका है। और आज से हम पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले। 6 क्लास एनसीईआरटी है पॉलिटी वाली भी, इसका भी हम 6 से 12 पूरी एनसीईआरटी करेंगे। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत मैम की एडवांस बुक पढ़ेंगे और साथ ही अन्य एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, इसका पहला टॉपिक है विविधता की समझ। ओके, देखते हैं। तो देखो, 6 क्लास में हमें एक सब्जेक्ट होता है इतिहास, हिस्ट्री। उसी में एंडिंग में नागरिक शास्त्र करके एक सब्जेक्ट होता है। तो वही सब्जेक्ट मतलब राजनीति शास्त्र वही होता है। तो आज हम उसी को देखेंगे। चलिए तो देखिए, भारत में विविधता देखेंगे हम। इस क्लास में हम देखेंगे भारत में विविधता को समझ देखेंगे। लद्दाख के बारे में देखेंगे, केरल के बारे में देखेंगे और विविधता में एकता ये भी देखेंगे। ओके, चलिए देखिए, गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। देखिए, हमारे इसमें लोग समझते कि जो अमीर लोग होते हैं वो अलग श्रेणी के होते हैं, गरीब लोग अलग श्रेणी के। हम लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। ओके, जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। जाति व्यवस्था में हम एक दूसरे को असमान समझते हैं, जिससे स्वतंत्र पूर्व काल में जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था, तभी जो महार लोग थे उनको क्षुद्र समझा जाता था। लेकिन बाबा साहेब आके उन्होंने जो संविधान लिखा उसमें सबको समान अधिकार दिया। ठीक है, लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। पहले ऐसे होता था, लेकिन अब बदल सकते हैं। हमें अपना पूरा अधिकार है कि हम अपनी जाति को बदल सकते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। तब देखिए, पहले के काल में जो जाति का था, मतलब कोई महार हो, चंबार हो, तो सिर्फ वो चंबार का ही काम कर सकेगा, दूसरा काम नहीं कर सकेगा। हमने पिछले क्लास में भी इस उदाहरण को देखा है कि उस जाति का सिर्फ वही जाति जो काम करती थी वो सिर्फ वही काम करता था, दूसरा वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा मतलब इसमें हम बराबरी भी पैदा हुई। गैर बराबरी मतलब वो अलग समानता, ये अलग समानता ऐसी पैदा हो चुकी है। ठीक है, देखिए, भारत विविधता का देश है। ठीक है, भारत अलग अलग प्रकार की जाति, अलग अलग प्रकार के राज्य है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो सभी, कोई कन्नड़, कोई मराठी, ऐसे अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, हमें विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। तो देखिए, पंजाबी खाना, गुजराती खाना, मराठी खाना, बंगाली खाना, राजस्थानी खाना, ऐसे अलग अलग प्रकार के राज्यों के हिसाब से खाना होता है। भारत में अलग अलग त्यौहार भी होते हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग जाति के अलग अलग त्यौहार होते हैं। ओके, विभिन्न धर्मों का पालन होते हैं। भारत एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी धर्म समान रूप से है। चलिए, दो सवा दो सौ दो सवा 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में, फिर या व्यापार के लिए की जाती थी। ठीक है, कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनकी संस्कृति और जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति उभरती थी। मतलब देखिए, वहाँ की संस्कृति कुछ अलग थी, ये लोग की संस्कृति कुछ अलग थी। दोनों संस्कृति जो मिल जाए तो अलग ही संस्कृति बनती थी। ठीक है, देखिए, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़िया में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। लद्दाख एक रेगिस्तान इलाका है
यह शीत मरुस्थल है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते थे जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती पश्मीना शाल बड़ी महंगी हो पड़ती है। ठीक, ये जो बकरी पालते हैं उससे जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है, ठीक है, उसको भेड़ भी बोलते हैं। ठीक है, पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है, उस साल पश्मीना बड़ी महंगी होती है। मुख्य कश्मीर में ही पश्मीना शाल बुनी जाती है, क्योंकि देखिए कश्मीर में हद से ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए ये सब ज़्यादा से ज़्यादा वही होता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक होता है। मतलब यहाँ होता ही होता है, ऐसा कम से कम घर में लगा जिसके पास कुछ भी नहीं हो। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनमें गुजर कर मध्य एशिया की काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ठीक है, तिब्बत का पठार हम देखेंगे ज्योग्राफी क्लास में, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए लद्दाख के रास्ते में बुद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। जो बुद्ध तिब्बत पहुंचा है वो लद्दाख के रास्ते से ही पहुंचा है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। कब हुआ था? 400 साल पहले। और यह वह अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। ठीक है, लद्दाख में अभी अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, केरल के बारे में देखते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल कहाँ? दक्षिणी पश्चिम में। ठीक है, देखिए ये जो हमारा भारत है तो यहाँ पे केरल बसा हुआ है। देखिए यहाँ पे केरल बसा हुआ है। ठीक है, चलिए ईसा महिमा के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 200 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ईसा मसीह धर्मदूत संत थॉमस को ही भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय मिलता है। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा था। ठीक है, देखिए समुद्री मार्गों से केरल में सीधा सीधा रास्ता पड़ता है। वैसे यहाँ पे सीधा सीधा रास्ते से डायरेक्ट अंदर आ सकते हैं, इसलिए वो रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं से आए हैं। और जो अंग्रेज लोग आए थे, मतलब यूरोपियों का आगमन हुआ था, उसके आसपास ही से था। ठीक है, चलिए वास्को डी गामा 1498। देखिए मैंने अभी कहा यूरोपीय लोग, यही वास्को डी गामा ही भारत आए थे। पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री यात्रा जाना। देखो तो भारत वो इसी रास्ते से आए थे, केरल से ही अंदर आए थे। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिससे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। ठीक है, जैसे देखिए समुद्री मार्ग से यहाँ पे केरल में डायरेक्ट ही रास्ता था, तो अलग अलग किस्म के लोग वहाँ आए, अलग अलग धर्म के लोग आए, अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रचलित, अलग अलग विकास के लोग यहाँ आए थे, इसलिए वहाँ अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए चीन के व्यापार भी केरल आए। देखिए वो भी यहाँ से है। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं, उन्हें चीनी वाला कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको जो चीन से हूबहू मिलती है इसको चीनी वाला कहते हैं। देखिए आज सभी फिजिक्स वाला मत समझ लेना, चीनी वाला है। ठीक है, तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो चीनी मिट्टी से कहते हैं। देखिए चीनी मिट्टी कहते हैं, वो चीन से लगभग वैसी है, इसलिए उसको भी हम चीनी मिट्टी, ये देखिए ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख खेती चावल की है। केरल में सबसे ज़्यादा खेती चावल की होती है। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। देखिए समुद्र के मतलब समुद्र में बसा हुआ देश है। समुद्र मतलब उसको तट के, समुद्र है डायरेक्ट, समुद्र उसका तट है, तो वहाँ पे मछली पालन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ का अधिकतर भोजन
खाना लोग मछली सब्जी और चावल खाते हैं, और वहाँ पे जैसे मछली पालन का भी व्यवसाय होता है। ठीक है, देखिए दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। ठीक है, एक तो यहाँ से लद्दाख भी हमारा डायरेक्ट ऊपर पड़ता है और केरल सबसे नीचे पड़ता है। ठीक है, जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसाले की खेती संभव बनाई, वही लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। देखिए, किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। इसका इतिहास और भूगोल में प्राय गहरा रिश्ता होता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने के तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते। देखिए, लद्दाख और केरल ये दोनों अलग अलग, बहुत ही अलग है। इसमें जो भौगोलिक स्थिति है वो भी बहुत अलग है। जहाँ केरल में सूर्य का ताप ज़्यादा होता है, वहीं लद्दाख में ठंड ज़्यादा पड़ती है क्योंकि उष्ण तापगढ़ से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग लोग हैं। जो खेती केरल में होती है वो लद्दाख में नहीं हो सकती क्योंकि केरल में ताप बहुत ज़्यादा है, और जो लद्दाख में होता है वो केरल में नहीं हो सकता क्योंकि केरल में उतनी ठंड नहीं है जितनी लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत की विविधता, अभी हमने कहा केरल और लद्दाख कितने अलग अलग है, इसी को विविधता कहते हैं, उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ठीक है, जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिला और पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई की, तभी ये लोग एक हुए थे। ठीक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, कौन सी किताब? जवाहरलाल नेहरू किताब ली थी भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ठीक है, इसलिए कहते हैं भारत विविध का देश है, विविध का भारत को स्रोत माना गया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही अभिव्यक्त है। देखिए, जो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, इसमें पूरे हमारे भारत के जो जो राज्य है उसके बारे में बताया है, सभी के बारे में हमें ज्ञात किया है। चलिए ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का क्लास इतने रखते हैं। तो हम उम्मीद से कहते हैं कि हम सारी NCERT कंप्लीट करेंगे, बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना कि सबसे पहले मेरे नोटिफिकेशन आपको ही आए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले क्लास।